ये बुलडोजर पे चल रहे हैं। हाँ, ये बुलडोजर पे चल रहे हैं। नीचे करवा दिया उसको। आरक्षण बिल्कुल गड़बड़। क्यों नहीं गड़बड़ है? गधा और घोड़ा एक समान हो जाएंगे क्या? आरक्षण ऐसा कर देना चाहिए, आर्थिक आधार पर करे, लेकिन रहे जातिगत ही। उसी जाति में पहले गरीबों को दिया जाए, अमीरों को हटाया जाए। लल्लन टॉप मोदी के खिलाफ करा था, ये बोला था आपने? ये तो हमने इसमें नहीं बोला। हाँ, लेकिन मुझसे बोला था कि नहीं, झूठ मत बोलिएगा। आप कैमरे में थोड़ी आपने क्या बोला था उस समय? हम पर्सनल तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, वो पर्सनल था। आपसे ही बोला पर्सनल, इस पे थोड़ी। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। सर, लोगों का ये कहना है ये मैनपुरी सपा का गढ़ है। ये बहुत लोग मानते हैं। हाँ, बहुत लोग मानते हैं, लेकिन अब यहाँ की जनता ये बहम उनका तोड़ेगी और इस बार योगी और मोदी को मैनपुरी से जोड़ेगी। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इसी सपा के देख लो आराम। सपा पहले गढ़ तोड़ने के लिए कर रहे हो? गढ़ तोड़ने के लिए सर हम सारे, कोई जाति समीकरण नहीं, हम श्री राम के नाम से वोट देंगे, जो कि मंदिर का प्रकरण इतने दिन से अटका रहा। हमारे योगी जी और मोदी की सरकार में आके और उन्होंने इस सबका साथ सबका विकास और हमारे माननीय जयवीर सिंह जी को इस बार हम लोग संसद में भेजकर जयवीर सिंह जी। और इससे पहले एक सर बात बताना चाहूंगा, जो लोगों की जनता को पता है, टूटा लना दिखाएं, सही वाला दिखाएं। पिछली बार क्या हुआ था, इनको सहानुभूति के वोट मिले थे, क्योंकि मुलायम सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी को उनको श्रद्धांजलि के रूप में इनको क्या नाम वोट मिले थे। और इस बार उनकी डेथ के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें इस बार क्यों, अगर मुख्यमंत्री अपनी सही से काम करते अखिलेश जी अगर सही से काम करते तो उनको गली गली में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या? श्री राम ये क्या ये बुलडोजर पे चल रहे हैं। हाँ, ये बुलडोजर पे चल रहे हैं। नीचे करवा दिया उसको। बुलडोजर चल रहा है। जय श्री राम। अब की बार जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया, इनकी गुंडागर्दी से त्रस्त होकर अब की बार जनता लाखों वोटों से जयवी माननी, इनकी गुंडागर्दी से त्रस्त हो गए, इसीलिए जनता ने विधानसभा में बदलाव किया था और अब की बार लोकसभा चुनाव में माननीय जयवीर सिंह को लाखों वोटों से जिताएगी। यहाँ से सपा का गढ़ वोट मिले थे मुलायम जी के डेथ के बाद। सपा का गढ़ अब की बार ध्वस्त हो जाएगा। जनता बदलाव करने का मन बना चुकी है। लाखों वोटों से हमारे प्रत्याशी माननीय जयवीर सिंह जीत रहे हैं, जीत चुके हैं हम लोगों की तरफ से, और हर वर्ग जाति वर्ग सबका समर्थन मिल रहा। भाजपा की रीत नहीं चाहते। यादव वोटर वालों भी ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार देख लें, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। तो बुलडोजर कोई हायर किए होंगे ना ये लोग अपने? क्या बना के लेकर आए हैं? पब्लिक का प्यार है, ये खुद अपना पर्सनल लोग लेके आए हैं। तो कहीं से लेकर आए होंगे ना? लाए क्यों, खुद के हैं, लोगों के लेके आए हैं। वही तो लेकर के आए होंगे ना मालिक। हाँ, लेकर आए हैं। ये सब लोग हमारे कितने बुजुर्ग हैं, फिर भी आज तो पूरा रोड शो में साथ रहे। आप लोग 70 साल के आप आए हैं, हम जाए आए वोट देंगे अजी जी को, बाबा जी को, बाबा जी को वोट देंगे। बाबा जी को, बाबा जी को। कल मानपुरी में फेडरल झंडा ला 70 साल के। अच्छा बाबा जी आप तो बहुत दिन से रह रहे होंगे यहाँ पे। जी हाँ, हाँ, मुलायम सिंह का राज रहा, सबका राज रहा, कैसा राज था उन लोग का? खराब रहे हमारे सामने। हाँ, जी हाँ। क्या खराब था? गुंडागर्दी और सब हमारे बायना बेटियां दिन दोपहर लूटे देखती। लूट लेते थे। हाँ, गुंडागिरी दिन दहाड़े में जी। कहाँ से? अच्छा, बाबा जी को हम वोट देंगे। हाँ। जयवीर सिंह जिंदाबाद। हर तरफ योगी योगी
बात करो। अब इस बातचीत की शुरुआत कैसे होती है बताते हैं आप लोग को। हम लोग की गाड़ी इधर से जा रही थी तो ये भाई साहब जो है लंबे वाले, इन्होंने हम लोग को टोका कि लल्लन टॉप सही खबर नहीं दिखाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं। अरे नहीं, जो बात हुई थी सच बोलिए, ठीक है। इन्होंने बोला लल्लन टॉप सही खबर नहीं देता है, लल्लन टॉप मोदी के खिलाफ कह रहा था, ये बोला था आपने। ये तो हमने इसमें नहीं बोला। हाँ, लेकिन मुझसे बोला था कि नहीं, झूठ मत बोलिएगा। आप कैमरा थोड़ा आपने क्या बोला था उस समय? हम पर्सनल तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, वो पर्सनल था। आपसे ही बोला पर्सनल, इस पे थोड़ी। अच्छा, लेकिन पर्सनल बोले थे वो। आप देखो, चले चले गाड़ी हमारी गाड़ी खड़ी, लेट हो रहे हैं। जा रहे हो? बाय बाय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित चौहान। और आपका नाम भाई? शाश्वत सिंह चौहान, कृपालपुर किसनी से। हाँ? कृपालपुर किसनी से। कहाँ पड़ता है ये? ये किसनी विधानसभा, बगल की विधानसभा है। इतना लोग आ रहे हैं। हाँ दादी, कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आई है? असम। आसाम से आई हैं। यहाँ पे कहाँ आई थी आप? वह रेडी में। रैली में? हाँ। किसकी रैली थी? कहाँ है? रैली किसकी थी? तुम्हारे। हमारी रैली थी? योगी जी की। हमारी नहीं थी। नहीं पता होगा दादी को। कहाँ जा रही हैं अभी? अबे जोगी मोदी करे। घरे जा रही हैं उनके। अच्छा, मोदी जी कौन हैं? हाँ? मोदी जी कौन हैं? कौन है, तुम कौन है? प्रधानमंत्री है मोदी जी। ठीक है दादी, कोई बात नहीं, जाइए आराम से जाइए, जहाँ जाना हो जाइए, ठीक है। जाइए। हाँ, तो ये बताइए, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था रैली में, लोग बोल रहे थे कि भाजपा के लिए हमेशा से ये इलाका जो है कठिन रहा है तोड़ना, हमेशा से, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का परिवार का गढ़ रहा है ना। क्यों ऐसा रहा कि बीजेपी की पॉलिसी यहाँ पे नहीं पहुँच पाई, बीजेपी का प्रचार इतना नहीं पहुँच पाया यहाँ पे। करहल में भी अखिलेश यादव खड़े होते हैं तो एसपी सिंह बघेल को हरा देते हैं 22 में। उन डिम्पल यादव उपचुनाव में भी जीत जाती हैं, मुलायम सिंह यादव उसके पहले जीते रहते हैं लोकसभा, उसके पहले भी जो चीज़ें थी, फिरोजाबाद सटी हुई लोकसभा है तो अक्षय। बीजेपी हारती क्यों इस इलाके में? आप लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, मतलब आप लोग सोचते भी होंगे ना कि पार्टी में आपकी सफल क्यों नहीं हो रही इस इलाके में, क्या लगता है आप लोग को? नेताजी के कारण, नेताजी जब थे तो उन्होंने बहुत काम किया। ये वीआईपी जिला हो गया था, आप भी जानते होंगे इस वजह। लेकिन नेताजी के बाद से सपा का डाउन ही होता जा रहा है। मैनपुरी सदर जो था वो भी एक गढ़ बोला जाता था, गढ़ तोड़ दिया गया था। ये भोगांव टूट ही गया है और इस बार हो सकता है लोकसभा में करहल से भी हारेंगे। करहल लोकसभा कहाँ है? नहीं, करहल से हारते हुए आएंगे। अच्छा, करहल से हारते हुए आएंगे, मतलब मैनपुरी हार जाएंगे? बिल्कुल। इस बार गढ़ गड्ढा होगा। कारण सिर्फ एक है, परिवारवादी राजनीति। पूरे मैनपुरी में कोई और यादव भी नहीं था क्या? किसी और जगह का पार्टी कार्यकर्ता नहीं था क्या? सिर्फ आप अपने परिवार को ही देंगे हमेशा टिकट। मैनपुरी आपका, बदायूं आपका, कन्नौज भी आपका, आजमगढ़ भी आपका, हर जगह आप ही लड़ेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? फिरोजाबाद भी। फिर आप बताइए, जब हर जगह से आप ही परिवार आपका ही लड़ेगा, बाकी कार्यकर्ता क्या करेगा? किसी और को दे देते तो मानते। बस इसी कारण इस बार हारने की चांस है। डिम्पल यादव सही सांसद नहीं है। सांसद कैसी हैं यह तो अलग बात है, लेकिन वह विकास नहीं करा सकती क्योंकि सरकार मोदी जी की है और वो कितना काम ले पाएंगी। जयवीर सिंह जी सांसद बनेंगे तो सबसे ज्यादा कार्य इधर पे होगा। और मैनपुरी ने हमेशा विकास को चुना, इस बार जयवीर सिंह को चुनेगी। जयवीर सिंह को चुनेंगे क्योंकि जयवीर सिंह बनेंगे तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो मैनपुरी वापस वीआईपी जिला हो जाएगा। इस बार मैनपुरी की जनता ने ठाना है जयवीर सिंह को सांसद बनाना है। बताओ आप लोग, मैं मैनपुरी में कल लोगों से क्रिश्चियन ग्राउंड में बतिया रहा था, है ना क्रिश्चियन ग्राउंड, तो वहाँ पे लोगों से बतिया रहा था तो कुछ लोग जुड़ गए, कुछ युवा जुड़ गए और एकदम बीजेपी के ऊपर गुस्साए हुए थे कि यार अग्निवीर योजना ला दी, युवा एकदम नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर परेशान हो गया। ये तो कंसर्न सही है ना युवाओं का कि बेरोजगारी तो बड़ी दिक्कत तो है ना, बेरोजगारी बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको खत्म भी करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें स्वरोजगार अपनाना पड़ेगा, सबसे जरूरी है। कितनी भी कोशिश कर ले, इतनी नौकरी नहीं हो सकती कि 150 करोड़ जनता नौकरी ही कर ले। स्वरोजगार ही सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप स्वरोजगार करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। 150 करोड़ लोग थोड़े नौकरी मांग रहे हैं मालिक। 150 में 20 करोड़ लोगों को भी नौकरी देना बहुत मुश्किल है। 20 करोड़ लोग होते हैं, 20 करोड़ नौकरियां बहुत होती हैं भैया। और वो बोलते हैं कि मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो गिनाते हैं उनका।
2 करोड़ रोजगार उन्होंने स्वरोजगार जोड़कर बोले गए थे, जैसा कि उन्होंने अपने नौकरी नहीं था, रोजगार था। हाँ रोजगार बोला था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो स्वरोजगार के जरिए मुद्रा योजना, ये योजनाओं के जरिए दिए होंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग करेल से, हम लोग किसनी से, हम लोग किसनी से, चौराहीपुर मौजे से हैं, मैं कृपालपुर से हूँ, ये मकानपुर से। नहीं फाइनली से हैं। अच्छा, हाँ और आप कृपालपुर। कृपालपुर से, आप लोग करहल से। करहल वाले बताइए, कहाँ अखिलेश यादव को जिता दिए थे, कहाँ ने एसपी सिंह बघेल को जिताया आप लोग? नहीं, एसपी सिंह बघेल को अच्छा वोट मिला था, अच्छा तो वोट तो जितना मिलना चाहिए तो ना मिला था। लेकिन अब की बार जेबी सिंह को मिलेगा। यादव हूँ मैं, राम सेवक यादव मेरा नाम है। अच्छा जी, यादव वोट टूट रहा है? हाँ बिल्कुल टूट रहा है सब यादव वोट। सुनता था यादव वोट केवल मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो जाता है। मुलायम सिंह को मिलता था, लेकिन मुलायम सिंह की कोई भरोसा थोड़ी है जो सारे मुलायम सिंह को दे दिया, उनके बच्चों को भी दे दिया, उनके बहू को दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। काम करते थे, मुलायम सिंह नेता थे, उनको वोट दे देते, और हमारी पार्टी ने भी उनका भी सम्मान किया। जब उनकी समाधि स्थल पे आके हमारे लोगों ने जो उनको श्रद्धांजलि भी दी, उसी चक्कर में हम लोगों ने वोट भी दे दिया। जब हमारे नेताओं ने श्रद्धांजलि दी तो उनकी बहू को हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि वोट के हिसाब से दे दी। आपको बार बार थोड़ी उन्हीं को देते रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में यही नहीं लड़ेंगे और कहीं इतने नेता नहीं रह गया है। बदायूं में कौन लड़ेंगे? कि सचपाल सिंह लड़ेंगे, उनके बेटे लड़ेंगे। कि मैनपुरी से कौन लड़ेगा? कि वो डिम्पल लड़ेंगी। कन्नौज से कौन लड़ेंगे? कि वो अखिलेश लड़ेंगे। बदायूं से आजमगढ़ से कौन लड़ेगा? आजमगढ़ से लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे। और कहीं यादव पूरे उत्तर प्रदेश अच्छे लड़ेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं यादव नहीं रहा। अब जो सांसद या विधायक बनेगा उसको अखिलेश के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, ताकि बात ही बन पाएगा। सैपई में भी नहीं, परिवारवाद है, अब घरवाद, परिवारवाद भी नहीं। परिवार तो बड़ा होता है ना, अब घरवाद रह गया केवल। भैया मैंने जो आपको बताया कृपा। हाँ बोलो भैया। मैं भी इस पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन ये पार्टी लगातार निरंतर प्रतियोगी परीक्षा कराने में विफल रह रही है। जो भी पार्टी समर्थक है आप? भाजपा के समर्थक है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती हैं उसका एक 3rd चरण हाई कोर्ट भी हो गया है। हर पेपर लीक होता है और थर्ड चरण में हाई कोर्ट में परीक्षा जाती है। कोई भी परीक्षा कराने में प्रथम बार में सफल नहीं है ये सरकार। तो मैं भाजपा के लोग भाजपा का सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये ऐसा है ना। सिपाही की परीक्षा हुई थी, वो भी आपका ये ऐसा ही नहीं, ये सिपाही वाली जी, तो उसमें ये परीक्षा पेपर लीक हुआ। उससे पहले आरओ की परीक्षा लीक हुई थी, वो भी परीक्षार्थी बाहर देने गए थे, वो भी परीक्षा लीक हुई। तो मतलब कोई भी परीक्षा प्रथम बार में सफल कराने में सरकार बिल्कुल असमर्थ है इस समय। आपकी पार्टी समर्थक है? नहीं, मानता हूँ जो कह रहे हैं, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन आने वाली सरकारों में तो लिस्ट चलती थी। हमारी जो सरकार में जिस गुंडों, जिस माफियाओं ने ये पर्चा लीक किया, उनको मेरी सरकार ने या मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बहुत कड़ी सजाएं देने का कोशिश किया, जो आगे के लिए पत्ता भी नहीं हिल पाए। नकल माफिया जो नकल माफिया है, आपने देखा होगा, आप तो मीडिया में काम कर रहे हैं, रोजाना जा रहे हैं, 250 लोगों को जेल भेजा गया है। और आंदा आगे के लिए उनकी कार्रवाई करने के वो आगे के लिए हिम्मत भी नहीं रखेंगे कोई काम होगा तो। नकल माफिया की बोल रहे काम कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी में है? जी काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम ग्राउंड में दिख नहीं रहा है सर। और ये 0 टॉलरेंस की नीति जो ये भ्रष्टाचार और उन सब में दिखाई दे रही है, वो परीक्षाओं में नहीं दिखाई दे रही है। हो तो जाएगा, समय से लगेगा, हो तो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन ये है कि एक मौका और देंगे। इस बार भी हम लोग वोट बीजेपी को ही करेंगे। कि जैसा कि बता रहे हैं कि उससे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभी जो पकड़े गए थे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, संपत्ति उनकी जब्त की गई है। तो विश्वास हमें भी है, तो हम भी उनको वोट करके एक बार और मौका देके देखेंगे कि आगे क्या होता है। उम्मीद तो हम लोगों को भी यही है कि सपा से अच्छा काम भाजपा करती है। इस फेज़ में नाकाम रह रही थी, तो योगी जी का जैसे ही हम लोग देखते हैं नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, तो बाकी आगे प्रयास रहेगा। तो ये परीक्षाएं भी हैं, ये भी आपका प्रथम चरण में क्लियर होने चाहिए। तो ऐसा आश्वासन है, तो उसी पे हम लोग एक बार वोट दे के और देख रहे हैं। और कुछ? ये हम लोग जो है, हमारा जो मैंने गांव बताया कृपालपुर, ये हमेशा विकास पर वोट करता है। 2004 में धर्मेंद्र जी ने बोला हमारा रोड बनवा देंगे आपकी। हमारी रोड बड़ी खराब थी, हम लोगों ने 100% वोट दिया, वे सांसद भी बने और उन्होंने रोड बनवाई। इस बार फिर रोड खराब हुई थी, हम लोग जयवीर सिंह जी के पास गए, मैं गया, मैंने कहा रोड बनवा दीजिए, उन्होंने 2 महीने के अंदर रोड बनवा दी। और इस बार हमारा गाँव पूरा उधर ही जाएगा। सब हैं उसमें, सारी जातियां हैं और सारे यादव हार जाएंगी क्या इस बार? ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? 100% आ रहेंगे। ऐसा मत बोलिए, सपा वाले बोलेंगे वो जीतेंगी, आप बोलेंगे हारेंगे। अगर टक्कर नहीं होती तो गांव घूमना पड़ता। सर हारना जीतना तो अलग है, लेकिन इस बार का चुनाव जो भी है, कंपटीशन जो है ना, यहाँ पे मुद्दे का कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन जो है ना वो प्रिपरेशन के ऊपर है। जैसे हम साल भर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वही सीन यहाँ पे भी है। अब जैसे समाजवादी पार्टी वाले हैं, उनकी तैयारी ही नहीं है, वो सो रहे हैं। मतलब वो 1 महीने पहले निकल रहे हैं वोट मांगने के लिए। उनको घर का सीट है। आप इनकी तैयारी देखो, इनके पास देखो एडवर्टीजमेंट के तरीके, वहाँ देखो तैयारियां, इनकी कैंपेनिंग आप देखो कितनी शानदार कैंपेनिंग है। ऐसा लग रहा है कि भाई 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं ये 2024 की, और ये लोग 6 महीने पहले सो रहे थे।
समाजवादी पार्टी है, बाकी बहुत पीछे उनको थोड़ा भाई सा ये बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटर हमारा गढ़ है, आप तो हम यहाँ पे फतेह करेंगे ही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। गढ़ को भी भाजपा पूरी तरीके से ढाएगी और यहाँ पे जो भी आप कंपटीशन जब बढ़िया होता है ना तो आपको उसी लेवल पे तैयारी करनी चाहिए। मुद्दा है ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तैयारी आप कह रहे हैं कि तैयारी सपा नहीं तैयारी दिखाई किसी की नहीं है, अच्छा बीजेपी के अलावा किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी ही नहीं। तैयारी होती तो बीजेपी हार जाती है। तैयारी होनी चाहिए भाई। 6 महीने पहले बहुत मुद्दे हैं, इतने ज़्यादा मुद्दे हैं, बीजेपी के खिलाफ बहुत मुद्दे हैं। बढ़िया काम कर रही है, सारी सरकारें सही काम करती हैं, कोई सरकार ये नहीं चाहती हमारे ऊपर धब्बा लगे, लेकिन चुनाव के टाइम तैयारी होनी चाहिए, अच्छी तैयारी, लेकिन तैयारी है ही नहीं। सारी सरकारें, आप अगर मुख्यमंत्री आप होते तो क्या चाहते आपकी आप मुख्यमंत्री रहते हुए दंगे भड़के? नहीं कहे चाहते कोई यार, खराब काम हो एडमिनिस्ट्रेशन में? नहीं ना, पेपर भी नहीं लीक हो, चाहते दंगा भी ना हो। कोई सरकार नहीं चाहती, बट है क्या कि चुनाव के टाइम में प्रिपरेशन किसकी क्या कैसी है वही जीतेगा, बस ये है और कुछ नहीं। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, बीजेपी की सरकार सब अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बीजेपी में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी कर दी गई है, ज्यादा अधिकारियों को। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या है आप लोग का? ब्यूरोक्रेसी मतलब जो अधिकारी वर्ग है ना, जो गवर्नमेंट को चला एक्चुअली होता क्या है कि जनता डायरेक्टली जुड़ी होती है रिप्रेजेंटेटिव से, अधिकारियों से नहीं। अधिकारी फॉर्मल स्ट्रक्चर है, उनके साथ हमारा जुड़ाव नहीं होता। तो हमारी जो समस्या है हम जनप्रतिनिधि से कहते हैं, आज जनप्रतिनिधि है ना वो डरा हुआ है अधिकारियों से भी। अच्छा, तो बेसिकली काम हो ही नहीं पा रहे। अब ऑन कैमरा आप कह रहे हो, बेसिकली अब अधिकारी भी इंस्पेक्शन करने लगेंगे आगे कि भैया ये क्या कह रहा है। तो बेसिकली अच्छा करना चाहिए ना अधिकारियों का काम, अधिकारियों का काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, बट दबाव में तो कभी इंस्पेक्शन करना चाहिए अधिकारियों को। भाई हमारे टैक्स के पैसे सैलरी मिल रही है उनको। दबाव में होंगे तभी तो काम करेंगे। अधिकारी दबाव भी नहीं, पहले जनप्रतिनिधियों के दबाव में रहते थे, आज जो अधिकारी वर्ग है वो किसी के दबाव में नहीं। आप देखो बहुत सारे करप्शन, पहले क्या होता राजनेता करप्शन करते थे तो वो दिख जाता था, आज क्यों वो स्ट्रक्चरल नहीं होता या फिर उसमें टेक्निकल भ्रष्टाचार नहीं होता था, इसलिए वो दिख जाता था। आज टेक्निकल भ्रष्टाचार हो रहा है। टेक्निकल भ्रष्टाचार मतलब उसको बचाने के कई तरीके उनको पता है, पढ़े लिखे लोग हैं तो बचा ले जाते हैं। तो भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है। पेपर लीक की समस्या एक जगह वायरल हो जा रही है तो पता चल जा रहा है, अदरवाइज बहुत तेरी जगह पेपर लीक हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा। वो तो अधिकारियों की वजह से रहा है। कोई नेता का नाम आया, पेपर बनता है अधिकारी द्वारा, बटता है अधिकारी द्वारा, तो लीक भी तो उधर से ही हुआ होगा। लेकिन नेता को नहीं फंसना चाहिए इसमें। नहीं, नेता फंसेगा कहाँ से जब अधिकारी लीक कर रहा है? तो अधिकारी तो कोई लीक कर रहा होगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन सर ये पेपर लीक होना किसी एक आदमी और एक नेता की नहीं है। 800 लोग एक फार्म हाउस में जमा करके पेपर लीक हो रहा है, तो इसमें पूरा एक गिरोह शामिल होता है जिसमें का आपका से नीचे सभी लोग होते हैं। पूरा स्ट्रक्चर रहता है। जड़ें हैं, बहुत गहरी जड़ें, किस समय से हैं तो उसको खत्म करने में समय तो लगेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के राजनेता रहते हैं, इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते हैं, इसमें आपकी आम समय नहीं लगेगा यार, इतना समय थोड़ा लगता है। पुलिस को सब पता होता है, LIU सब होता है, सबको जानकारी होती है कौन बदमाशी कर रहा है, कौन गुंडई कर रहा है, कौन उचक्कई कर रहा है, सब पता तो होता है कुल यार। पुलिस को इतना ज्यादा समय थोड़ा लगना चाहिए। टी-शर्ट देखो एक बार भैया, टी-शर्ट में कैमरा घुमाओ देखो प्रिपरेशन, ऐसी प्रिपरेशन बताइए किसी और पार्टी की है? बढ़िया टी-शर्ट दे रखी है, बढ़िया देखिए कलर्स, वैसे ही कलर्स यूज कर रखे हैं जो आंखों को ज्यादा लुभाएं। तो मार्केटिंग में काम करते हो क्या? नहीं, मैं बस पढ़ता रहता हूँ। आई एम अ टीचर, PGT इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मैं टीचर हूँ, PGT हूँ मैं, लेक्चरर। तब ठीक है भाई, बातचीत बंद करते हैं, है ना, आगे भी चलते हैं, बतियाते हैं। सपा वालों से भी बात करेंगे, पर देखें क्या बोलते हैं। वो सब यही पूछे कि आपको, आपके परिवार के अलावा आपको क्यों नहीं दी गई टिकट? अगर कोई कार्यकर्ता मिले, पदाधिकारी मिले कि आप में कोई सक्षमता नहीं थी जो आपको टिकट? बोलते हैं डिम्पल जी हमारी भाभी हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल है, लेकिन उनके अलावा कौन नहीं मिले? डिम्पल जी भाभी हैं, भैया CM रहे, ससुर CM रहे। एक सेकंड देखो, तुम बीजेपी के सपोर्टर हो चाहे नहीं हो, नहीं पता, लेकिन तेल देश में बहुत महंगा है, उसको बंद करो। देखिए तेल चाहे कितना भी महंगा हो जाए, इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, जब इकोनॉमी लेवल पे हम हाई जाते हैं तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी आता है। इकोनॉमी हाई जा रहे हैं हम लोग। हाँ, इकोनॉमी में हाई जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? अभी हम 5th नंबर पे चल रहे हैं, आने वाले समय में 3rd नंबर पे आने वाले हैं। कौन बताया ये आप खुद देख लीजिए। एक छोटी रेडी वाला भी, अगर आप रेडी वाले के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बार कोड मिलेगा। ये बहुत कम देशों में इतनी तेजी से इकोनॉमी बढ़ती है। इकोनॉमी बढ़ रही, कैसे इकोनॉमी बढ़ने का तरीका? UPI कैसे होगा यार? UPI ऐसे होगा कि हर छोटा रोजगार बड़े रोजगार की तरह ही काम कर रहा है। कहीं भी आप ऐसा देखेंगे ना, पहले क्या होता था कि आदमी सरकारी नौकरी की तरफ भागता था कि नौकरी चाहिए। आज भाग रहा है, लेकिन वो भाग रहा है जो मेहनत कर रहा है। जो मेहनत सरकारी नौकरी की जितनी नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ आरक्षण की वजह से दब जाते हैं, कुछ जिनमें काबिलियत नहीं होती है उतनी कि हम
एग्ज़ाम को क्रॉस कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपना रोजगार व्यापार के तौर पे ढूंढते हैं। आरक्षण गड़बड़ है। आरक्षण बिल्कुल गड़बड़, क्यों नहीं गड़बड़ है? गधा और घोड़ा एक समान हो जाएंगे क्या? क्यों गड़बड़ क्यों नहीं है? गधा कौन है? अरे गधा कौन है? 30 नंबर लेके आ रहे हैं वो भाई साहब, वहाँ बैठ गए हैं एकदम जाके कुर्सी पे। 97 नंबर वाले कट ऑफ में घर पे बैठे हुए हैं, बोले भाई साहब हमारी नौकरी इसलिए नहीं लगी, 97 नंबर आए थे, अगर मैं जनरल हूँ तो मेरी सरकारी नौकरी नहीं है। यूज डिफरेंस तो नहीं होता है। यूज डिफरेंस होता है इतना 30 और 90 आपने इतना बोल दिया है, ये फिगर कहीं भी आप कोई भी डेटा उठा के, कोई भी 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। 70 साल में क्या अभी तक ये खत्म नहीं किया जा सका है ये चीज को? मेरे हिसाब से आरक्षण कैसे गड़बड़ मान सकते हैं? आरक्षण इतने साल वह दबे रहे, उनके पास उतनी चीजें नहीं होती हैं कि वो उधर पे पढ़ाई कर सके। कितने साल नहीं दबे रहे? हम भी अच्छा आप चढ़ पा रहे हैं, हम भी ठाकुर हैं, लेकिन वह बड़े परेशान है। गरीब बच्चा करे तो आर्थिक योजना पे EWS आई है 10%। 10% कितनी मिल रही है? हाँ तो फिर वही तो उन्हें 27% मिल रही है ना, इसीलिए। क्या आर्थिक तौर पे एक सेकंड एक बड़ा व्यापारी जो एक विशेष वर्ग से आता है, उनके घर में नेता भी हैं, उनका बच्चा कट ऑफ लेके, वही जो आप आरक्षण बता रहे हैं, आरक्षण लेके सरकारी नौकरी भी पा रहा है। पापा विधायक हैं, बच्चा सरकारी नौकरी ले रहा है, और सुनिए उनके व्यापार इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, आम जनता के पास क्या है? अब मैं एक सवाल और चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, चाहे यहाँ से कोई भी बने, वो बात 2 मिनट बाद, अभी जवाब सुनिए। जो आपने आरक्षण की बात बोली, ये बात सही है। आरक्षण ऐसा कर देना चाहिए, आर्थिक आधार पर करे, लेकिन रहे जातिगति, उसी जाति में पहले गरीबों को दिया जाए। पहले SC ST, हाँ SC ST में गरीब लोगों को पहले दिया जाए, अमीरों को हटाया जाए, ये बात हम मानेंगे। हाँ जाति कोई नहीं, 50% अगर SC ST OBC को दिया गया उन्हें ही दिया जाए, लेकिन पहले गरीबों को दिया जाए, तभी वो आरक्षण लाभकारी, तभी सब तक पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंच सकता। अमीर लोग पहले आरक्षण ले लेते, अब छोड़ेंगे ही नहीं। एक IAS थी, कोई क्या थी, टीना डाबी, उनके परिवार के लोग सब अधिकारी थे, तब भी उन्हें आरक्षण मिला, वो गलत है। लेकिन गरीब व्यक्ति जो है SC ST समाज से, OBC समाज से, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट में भी आप देखेंगे ठाकुर जितने ऊंचे वर्ग के आदमी है, वो कितना अपना सर पे मैला ढो रहे हैं। वहाँ पे आप देखेंगे जाके तो SC वर्ग का ही आदमी आज सफाई कर्मचारी में है और वही काम कर रहे हैं, तो वो जातिगत आधार पे आपका रिजर्वेशन होना बिल्कुल ठीक है। 70 साल पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने राजा महाराजाओं ने महल, अपनी जमीन जायदाद किसके लिए कर दी? आम जनता के लिए, देश के लिए। फिर भी उन्हें इतना, आज की डेट में वो इतना पिछड़ चुके हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा कैसे नहीं होता है? आरक्षण के तौर पे सरकार उसे दबा रही है। आरक्षण होना चाहिए, एक समान होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये तो आरक्षण नहीं होना चाहिए। EWS होना चाहिए, 10% में सरलीकरण होना चाहिए। ठाकुरों के पास ही आगे जमीन होती है, उधर जमीन का वो डाल दिया, तो हमको तो EWS नहीं मिल सकता। चलिए हमारे पास तो जमीन ठीक ठाक है, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको अगर जरूरत है, इनके बच्चे को जरूरत है, तो जमीन करा लिया जाए। अगर सर्वे करा लिया जाए, सरलीकरण की बात कर रहा हूँ मैं। अरे देखो जमीन का मामला आरक्षण हो, सबके लिए एक समान हो, जाति। छोटी सी बात कह रहा हूँ बस। आरक्षण पे आप लोग को जो सोचना है ना, अपनी जगह ठीक होगा नहीं होगा, आप लोग की अपनी जगह के हिसाब से बोल रहा हूँ। लेकिन ना देश में एक बहुत लंबे समय पे एक संवैधानिक व्यवस्था की गई। हम लोग शहरों में और छोटे छोटे टाउनशिप जो होती है, कस्बे होते हैं, जहाँ पे पक्के घर आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो उसको देख के लगता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को लगता है कि आरक्षण यहाँ पे बहुत सही व्यवस्था नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ के गाँवों में जाते हैं, बस्तर के गाँवों में जाएंगे आप, ठीक है, झारखंड के गांवों में जाते हैं, बिहार के गांवों में, यूपी के ही बहुत सारे, आप यहाँ पे बीड़ों के गांव में चले जाइए, ठीक है, बीड़न के जितने भी गांव हैं आपके इटावा से लगे हुए, वहाँ के गांव में जाइए तो आपको लगता है कि इन लोगों को बाहर आने के लिए, इस स्थिति से बाहर आने के लिए और थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए थोड़े साथ की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि सुन तो लो भाई, आपको बहुत मौका दिया, आप थोड़ा सा सुन भी लो। वो चाहते हैं कि सरकार उनका थोड़ा हाथ पकड़ ले, सरकार उनका हाथ थाम ले कि भाई आप मुख्य धारा में आइए। ये बस, इसमें भी ये भी बहस हो रही है कि आरक्षण में एक क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाए। ये बहस भी हो रही है देश में। इससे मैं नहीं नकार रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भाई जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं उनको आरक्षण का लाभ बाद में मिले, जिनके पास पैसे कम हैं आर्थिक आधार पर भी उसमें भी बांट दिया जाए।
लेकिन ये भी कहते हुए इसके साथ भी ये बात सही है कि एक संवैधानिक व्यवस्था पे केवल इस बिना पे सवाल नहीं उठाए जा सकते कि कुछ छात्र परीक्षा में सफल होने से चूक गए। आपने जो 30 और 97 का डिफरेंस बताया ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो बहुत गलत है नाम लिए, सुनिए। और आपने नहीं, वो अंदाज भी आपका गलत है। आपने गधे और घोड़े को जो साथ में रखा, वो आपकी उपमा भी बहुत गलत है, ठीक है। आरक्षण में बहुत सारे लोग से मैं मिलता हूँ, स्टूडेंट बोलता है आरक्षण नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है बताओ उस साल जनरल की कट ऑफ लिस्ट कितनी थी, तो बोलता है कि ठीक है सर 100 नंबर थी, ठीक है। आरक्षित कोटे की कट ऑफ लिस्ट कितनी थी, ठीक है 90 नंबर थी। हमने तुम्हारा नंबर कितना था, तो बोलता है मेरा 85 था। तुम्हारा आरक्षित कोटे में भी कट ऑफ लिस्ट से कम है, तुम्हारा जनरली कट ऑफ लिस्ट आरक्षित कोटे में कट ऑफ लिस्ट कम है, और तुम इसका दोष मढ़ रहे हो आरक्षण पे। हर नाकामी का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए आरक्षण पे। देश के स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सरकारों को भी बराबर की मेहनत करनी चाहिए कि वो परीक्षाएं कराएं, एग्जाम कराएं, पेपर ना आउट हो, ये तमाम चीजें। लेकिन हर नाकामी का बोझ का बहाना आरक्षण नहीं हो सकता इस देश में। मैं इस राय के साथ पेपर हो नहीं हो रहे, एग्जाम लीक हो जाता है, उसको तो सरकार को इंतजाम करना चाहिए ना। बच्चे इतने दिनों से तैयारी करते हैं, कभी ओवर हो जाते हैं बेचारे, तो ये तो इंतजाम होना चाहिए सरकार का। लोग कह रहा है कि सरकारों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चे सालों साल इंतजाम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उसमें उनका बेचारों का मनोबल डाउन होता है, किसी का एज लिमिट क्रॉस हो जाता है, ये गलत है, ये गलत है। आज अब आप तो साहब बड़े शहर के लोग हो, यहाँ 4 साल के लिए अगर किसी अग्निवीर को लगा दो, किसी की शादी नहीं होने वाली। मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की वाला जाकर 4 साल की नौकरी हम नहीं करेंगे लड़की की शादी। आप बताइए अग्निवीर अच्छा है या बुरा है, ये आप सोचिए अपने स्तर से। आरक्षण जो 50 रुक जाओ 50 क्या बोल रहे हैं आप एक अग्निवीर की, आप बाहर जाइए, इजराइल में, रूस में, वहीं 4 साल नौकरी है। बताइए वहाँ तो हर बच्चे को 4 साल नौकरी कराई जा रही है। लेकिन वहाँ आबादी कम है, इसलिए सबको सेना जरूरी कर देगी कि सबको सेना की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तुम बीजेपी की तरफ से हो कि नहीं हो, पहले ये बताओ। बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, अन्ना समर्थन नहीं करते भैया। किसी पार्टी से सरकार कोई भी हो, धोखा नहीं देना चाहिए, स्पेशली बच्चों को धोखा नहीं देना चाहिए। बेचारे सालों साल, अगर आपके पास नौकरी नहीं है आप मना कर दीजिए, बच्चे अन्य कहीं अपनी तैयारियां करेंगे, आप मना करिए कि हमारे पास। उम्मीद भी बंधवा दे रहे हैं, नहीं आप उम्मीद भी बंधवा दे रहे हैं और नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। कितना पैसा खर्च होता है, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है। किसी के कोई खेती कर रहा है, कोई दुकान परचूनी की कर रहा हुआ, माँ बाप बहुत पैसा खर्च करते हैं बच्चों की तैयारियों में, और उसके बाद एग्जाम नहीं होता, बच्चों का मनोबल डाउन होना। साफ साफ कह दो हमारे पास नौकरी नहीं है, बच्चा कुछ और करेगा, अपना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढेगा। उम्मीद तो न माने, इतना पैसा खर्च होता है सबका, आप मना कर दीजिए। आप ये ढोकला जैसा चलता है ना, ये फालतू का काम की, पेपर भी हो रहा है और सरकार का तो फायदा है। ढोकला जैसे चलता है, ढकोसला। अब ये होता क्या कि सरकार का तो फायदा हो रहा है, पेपर में उनके पेपर बटे, उनका भैया फीस जमा हुई सबका, बसों से बच्चे गए धक्का खाते हुए, तो सरकार का तो फायदा है। बच्चे का कौन क्या करेगा। जब हम दूर गए थे तो उसको कौन जोड़ेगा, उस खर्चे को भी तो जोड़ना चाहिए सरकार को। लेकिन एक अपील आखिरी में करना चाहेंगे, 50% से ऊपर आरक्षण जो जगह जगह बढ़ाया जा रहा है, जैसे बिहार में 80% कर दिए गए, मध्य प्रदेश में कर दिए, वो नहीं करा जाना चाहिए। कम से कम अब वो 40% जो बचा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी एक बार की, लेकिन हालांकि राज्यवार स्थितियां भी अलग होती हैं। कुछ राज्यों में ट्राइबल इलाके ज़्यादा होते हैं, कुछ इलाकों में वो इलाके ज़्यादा होते हैं जहाँ पिछड़ी जातियाँ। बिहार में अति पिछड़ी जाति का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो अलग अलग है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में जाइए तो वहाँ पे आरक्षण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जनजातियाँ ही बहुत ज़्यादा हैं राज्यों में, है ना, तो वो एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि इस बातचीत को जल्दी सरकारों का ये डिफरेंस रहता है, इनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में भी डिफरेंस रहता है। जैसे कि हर सरकार का रहा है यार, वो हर सरकार का सपा में क्या था, इनने पुलिस की भर्ती जो कराई थी उसमें रिटन एग्जाम ही हटा दिया गया था। एक में रिटन एग्जाम कराया था, उसमें प्री मेंस, जैसे अब IAS UPSC की तैयारी करा रहे हैं, प्री मेंस और तीसरा चढ़ दौड़, ठीक है। दूसरी परीक्षा कराई, उसमें से उन्होंने रिटन बिल्कुल हटाई दिया, मतलब दौड़ लगाई और पुलिस में भर्ती हो जाइए। इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने प्री कर दिया, एक परीक्षा में ये भर्ती करा रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी गवर्नमेंट आए, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब में सेम रहना चाहिए, तो स्टूडेंट्स को उसमें आसानी रहती है भर्ती होने में। अब वो सरकार ने, सपा ने ऐसा क्यों किया, दौड़ केवल करके रिटर्न हटा के, क्योंकि उनके वर्ग के कैंडिडेट वहाँ पे क्या था, नकल का एकदम चरम सीमा पे था। फॉर्म भर के हाई स्कूल में 90%, इंटर में 90%, उनका अच्छा मेरिट बन गया। उन्होंने सरकार से अप्रोच किया, सरकार ने भी उन्हीं के लिए, वोट बैंक के लिए सिर्फ, कि हमारा वोट बढ़ जाए, उन्होंने रिटन टेस्ट ही हटा दिया। उन्हें पता है कि हमारे बच्चे हैं ये, इनकी मेरिट अच्छी है, रिटन एग्जाम भले ही ये ना क्वालिफाई कर पाए, लेकिन मेरिट अच्छी है, तो उन्हें रिटन हटा के दौड़ लगाओ और भर्ती करो। वो छात्र भर्ती हुए। अब करप्शन की बात आती है, यहाँ पे जो पेपर लीक होते हैं, अधिकारी वर्ग तो सब उन्हीं का भर्ती करा हुआ है, वो बेसिक डिफरेंस आ जाता है। कोई भी गवर्नमेंट रहे, लेकिन सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहना चाहिए, बस ये है मेरा एक कंसर्न। और कुछ किसी को बोलना है? मैनपुरी के लिए एक निवेदन है। हाँ जी। मैनपुरी में
मैनपुरी से 2 सीएम रहे। आप तेल बंद करके बात किया कीजिए मालिक, ये समझ अरे बहुत महंगा है मोदी जी ने व्यापार इतना दे दिया है, बहुत कमाते हैं व्यापार से। दूसरों को जला रहे हैं, दूसरों क्यों जला रहे हैं? दूसरों को इसलिए जला, अभी पेट्रोल इसको महंगा आप जलाना कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं दूसरों को ये एक भावना दे रहा हूँ कि आप भी व्यापार की तरफ बढ़िए। कब तक सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहेंगे? सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण वालों को छोड़ दो, जो पैसे का पिछड़े शो ऑफ हैं, कर रहे हैं। जो पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण के साथ सरकारी नौकरी लेने दो। जिनको लगता है मेरा दिमाग तेज है, तो मोदी जी ने कितने स्वरोजगार योजना कितनी चला दी हैं, उनका साथ लीजिए और आगे बढ़िए। सरकारी नौकरी भरोसे न बैठे, क्योंकि एग्जाम पेपर लीक ही होता रहता है ना। होता रहता है। फिर इतनी योजनाएं, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, उनसे अगर लाभ लेके हम लीक मतलब पेपर लीक होने दें, उसकी चिंता न करें। पेपर लीक जब तक होता रहेगा, जब तक भ्रष्ट अधिकारी नहीं हटेंगे। इसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। ये भ्रष्ट अधिकारी, पेपर कौन बनाता है? कौन बनाता है पेपर? कोई अधिकारी तो होगा। शैक्षणिक संस्था कंपनियां बनाती हैं, कोई अधिकारी कोई ब्यूरोक्रेट पेपर नहीं बनाता है। एक प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, वो कंपनियां पेपर बनाती है, फिर वहाँ ब्यूरोक्रेट के पास आता है। कोई अधिकारी और वो कंपनी पेपर ही नहीं बनाती, वो पूरी कंपनी पूरा एग्जाम करवाती है, कंडक्ट कराने वाली एजेंसी दूसरी होती है, पेपर बनाने वाली बनाती है। ऐसा नहीं कि डीएम बैठ के रात को पेपर लिख रहा है। ये तो प्राइवेटाइजेशन फिर खत्म करना चाहिए। अगर प्राइवेटाइजेशन से इतना लॉस हो रहा है तो खत्म करना चाहिए। और बंद करें बातचीत को, ठीक है? अरे बहुत निवेदन कर लिया मालिक आप। अरे नहीं बहुत निवेदन कर लिया। अरे छोड़िए, अरे हाथ छोड़िए, अरे हाथ छोड़िए। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।